अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर एजुकेशन। आज हम मैथ 304 के लेक्चर नंबर 9 की एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। लेक्चर की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। इसमें हमारे पास 2 पार्टिकल्स ऑफ मास 2 kg ईच आर कनेक्टेड बाय अ राइट इंटेक्सिबल string passing over a smooth fixed pulley which is attached to a string C as shown in the figure. The particles are at rest. Find the tension in the string C. अब एग्जाम्पल को समझते हैं। हमारे पास 2 पार्टिकल्स हैं जिनका मास 2 kg है। ठीक है, पार्टिकल्स हमारे पास 2 हैं और दोनों का ही मास 2 kg है जो कनेक्ट किए गए हैं एक स्ट्रिंग की हेल्प से। कि आप फिगर में देख सकते हैं ये 2 मास है, जिन फर्स्ट मास को A का नाम दिया गया है और दूसरे को B का। ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो स्ट्रिंग की हेल्प से है। ठीक है, ये पुली के साथ फिक्स किए गए हैं जिसकी वजह से वेट जो है वो डाउनवर्ड इसका एक्ट कर रहे हैं और इस तरह हमारे पास स्ट्रिंग जो है ऊपर पुली के साथ कनेक्ट है तो इसमें टेंशन प्रोड्यूस हो जाएगी। और हमने सी पॉइंट पे फाइंड आउट करना है कि हमारे पास टेंशन क्या है। सबसे पहले हमारे पास MA का मास 2 kg है और वेट इसका फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है WA = mg। जी ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये मैंने आपको जो है पिछले लेक्चर में भी इसका आपको बताया था कि 9.8 मीटर पर सेकंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है जो कि हम राउंड ऑफ करके 10 कर लेंगे। मास 2 है, अब 2 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, सेम एस जो है WB यानी जो वेट B का है वो भी हम इसी तरह फाइंड आउट करेंगे क्योंकि उन्होंने कहा है कि मास दोनों का सेम है। जब मास सेम होगा तो हमारे पास जो है ये निकालना भी आसान है। हम इसीलिए कह सकते हैं कि हमारे पास जो B का वेट है वो भी 20 न्यूटन है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए ज़रा, अब इसके जो है मास A की टेंशन जो है ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है क्योंकि ऊपर जो है स्ट्रिंग पुली से फिक्स की गई है, इसलिए जो है ऊपर की तरफ T1 है। और इसी तरह B का मास जो है B जो है ऊपर की तरफ हो रहा है ना टेंशन, इसकी T2 भी हम इसको जो है नाम दे सकते हैं कि ये भी हमारे पास ऊपर अपवर्ड एक्ट कर रही है। लेकिन मास की वजह से हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो डाउनवर्ड भी उस पर फोर्स एक्सर्ट हो रही है, तो हम इसको कह सकते हैं कि टेंशन जो है वो डाउनवर्ड भी इस पर एक्सर्ट हो रही है। इसी तरह T2 भी डाउनवर्ड। लेकिन यहाँ पे हमारे पास T3 है और ये C है और इसके साथ जो है वो ये सारे मास लटकाए गए हैं। तो हमने यहाँ पे टेंशन फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आप देख सकते हैं जाहिर है जब हमारे पास इसका वेट 20 न्यूटन है तो टेंशन भी हमारे पास 20 न्यूटन ही होगी क्योंकि उतने ही वो जो है उसका जो फोर्स लग रही है उतने ही उन्होंने ऊपर से कनेक्ट किया हुआ है पुली की हेल्प से, तो इसकी टेंशन 20 न्यूटन होगी। लेकिन अगर हमने T3 का फाइंड आउट करना हो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास C पॉइंट पे दोनों मैसेज किए गए हैं। ठीक है, फर्स्ट मैस जो है A वो भी 20 न्यूटन है वेट, उसकी टेंशन भी 20 न्यूटन आ गई। लेकिन हमारे पास सेकंड मैस है वो भी 20 न्यूटन है। मैं ज़रा आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। अब T3 है तो हम दोनों को क्या करेंगे, सम अप करेंगे क्योंकि दोनों मैसेज इसी से कनेक्ट है ना C पॉइंट से, और हमने यहाँ की टेंशन फाइंड आउट करनी है। तो 20 न्यूटन को 20 न्यूटन में प्लस करेंगे तो हमारे पास 40 न्यूटन आ जाएगा। यानी हमारे पास T3 जो है वो जो कि हमने फाइंड आउट करना था C पॉइंट पे 20 को, क्योंकि मास A भी उसी से कनेक्ट किया गया है और मास B भी, तो 20 + 20 हमारे पास ये 40 न्यूटन आ गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, अ बॉक्स ऑफ मास 5 kg इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ टेबल। ठीक है, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन द बॉक्स एज शोन इन फिगर। फाइंड द कॉन्टैक्ट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉक्स। इसमें हमने कॉन्टैक्ट फोर्स फाइंड आउट करनी है जो बॉक्स पर एक्ट की गई हो। आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं ये टेबल है, टेबल पर बॉक्स है और ये हमारे पास जो है इसका वेट 5 है, 5 kg और इसका मास है हमारे पास। ठीक है, ये हम वेट जो है बाद में निकालेंगे। और जो इस पर फोर्स एक्ट कर रही है मीन कि जो फोर्स टेबल की वजह से मास को बॉक्स को ऊपर उठाए हुए हैं वो हमारे पास नॉर्मल फोर्स है या हम इसको कॉन्टैक्ट फोर्स कह सकते हैं, 20 न्यूटन है। ठीक है, सबसे पहले हम इसका जो है वो वेट फाइंड आउट करते हैं। W = mg इसका फार्मूला है। ठीक है, वही सेम है, हमने मास 5 है और G हमारे पास 10 है, 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15 न्यूटन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास उसने कहा कि जो नॉर्मल फोर्स है ना ये हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्स तो 20 न्यूटन है जो कि जो टेबल ने बॉक्स को ऊपर की तरफ जिस फोर्स से ऊपर की तरफ जो है इसको उठाया हुआ है। ठीक है,
क्योंकि ये इक्विलिब्रियम है, ना ही ये ऊपर की तरफ जाएगा, ना नीचे की तरफ, ना आगे पीछे, ठीक है। ये मूवमेंट नहीं करेगा, जस्ट अपनी एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल फोर्स में 20 न्यूटन फोर्स जो है उसको ऐड करेंगे और 50 हमारे पास जो है इसका वेट वो इज इक्वल 50 आ जाएगा, ठीक है। तो अब Fn इज इक्वल टू 50 जो है, इधर 20 जाएगा इक्वल के तो माइनस में आ जाएगा, 50 में से 20 माइनस किए तो 30 न्यूटन हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्स आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं हम। इसमें हमारे पास उसने बताया है 3 आइडेंटिकल स्मूथ बार्स ईच ऑफ मास mkg are labeled as A, B and C and they rest in contact with each other in a smooth cylindrical container. Write down in terms of m and g. ये हमें 3 पार्ट्स दिए गए, हमने इनको जो है इसी अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉल A by ball B, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉल B by ball C, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्सर्टेड by बॉल A and C on ball B, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा इस एग्जाम्पल को समझाती हूँ पहले, उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे। 3 आइडेंटिकल बाल्स कहा था, ये आप देख सकते हैं, ये तीनों बाल्स हैं A, B, C और ये एक सिलेंड्रिकल में है, ठीक है। सिलेंड्रिकल कंटेनर में तीनों इन कॉन्टैक्ट में है, मीन कि इन पे कॉन्टैक्ट फोर्स जो है एक्सर्ट हो रही है, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास A जो है वो B पर है, ऐसे ही है, यानी A का मैस B पर एक्सर्ट कर रहा है, तो हमारे पास मैस डाउनवर्ड है तो mg हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा और कुछ फोर्स जो है वो P A पर भी एक्सर्ट कर रही है, जो कि हमारे पास R1 के हम इक्वल रखेंगे, ठीक है। देखते हैं ज़रा इसको कि ये किस तरह सोल्व करना है। आप देख सकते हैं हमारे पास जो है, इसलिए R1 जो है वो mg के इक्वल आ गया है, ठीक है, क्योंकि कुछ जो है वो फोर्स इस पे एक्सर्ट कर रहा है, B बॉल A पर एक्सर्ट कर रही है, इसलिए mg के इक्वल आ गए। नेक्स्ट हमारे पास है R2 का। R2 आप देख सकते हैं कि B फोर्स जो है B बॉल C पर एक्सर्ट कर रही है, तो हमारे पास इसका वेट तो mg हो जाएगा, क्योंकि C बॉल पर B बॉल का भी वेट है, ठीक है। लेकिन जो है इस पर कुछ ना कुछ फोर्स, जिस तरह बॉल B A पर एक्सर्ट कर रही थी, ऐसे ही बॉल C B पर भी एक्सर्ट कर रही है, जिसको R2 देंगे नाम, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि R1 किस तरह आया, ज़रा हम पीछे देखते हैं। यहाँ पे जो अभी हमने किया है, ये देखिए, ये तीनों जो बॉल्स हैं ये दूसरे पर एक्सर्ट कर रही हैं, ठीक है। लेकिन आपको जो है ये सेपरेट 2 पार्ट्स बनाकर इसलिए समझाया जा रहा है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अगर ये इकट्ठी बॉल्स एक दूसरे के साथ हम इनको टैग कर दें, फिर आपके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास अगर A बॉल B पर कर रही है, उसका वेट यहाँ पे है, तो फिर वो जो है R1 इस पर भी एक्ट करेगा। B बॉल इस तरह C पर है तो यहाँ पे भी R1 का होगा, क्योंकि A जो है इसका वेट B पर भी आ रहा है और फिर C पर भी वो आ रहा है, समझ आ रही है। तो इस वजह से हम जो है R1 जो है यहाँ पे भी फोर्स एक्सर्ट कर रही है, तो हम इसलिए यहाँ पे R1 की फोर्स भी रखेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास है R2 ये वाला इज इक्वल टू mg, हमारे पास जो इस पे का वेट है, और प्लस R1 जो इसकी जो है फोर्स एक्सर्ट कर रही है, A से आ रही है फोर्स जो, ठीक है। तो वो हमारे पास R1 है। mg हमारे पास सेम आ गया, R1 हमने भी फाइंड आउट किया है, mg होते हैं, तो हमारे पास ये mg प्लस mg जो है 2mg के इक्वल आ गया। अब हमारे पास आ जाता है इसका थर्ड पार्ट, जिसमें हमारे पास है B। थर्ड पार्ट में देखिए ज़रा क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा था। थर्ड पार्ट, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्ट फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉल A एंड C ऑन बॉल B, ठीक है। A से C तक, फिर बॉल B तक, A से आपने C तक लेना है, फिर बॉल B पर है और इनका रिजल्टेंट आपने फाइंड आउट करना है। पहले स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपने जो है इसको निकालना है। अब A से C, A पे हमारे पास क्या था, B पर तो हमारे पास R2 फोर्स थी ना, ठीक है, जो इस पे ऊपर एक्सर्ट कर रही है, और ये हमारे पास mg आ गया, ठीक है। तो क्योंकि ये हमारे पास A से C तक पहले फाइंड आउट करनी, फिर B तक, इसलिए हम इसको जो है वो माइनस करेंगे, ठीक है। R2 में से माइनस mg को किया हमारे पास, तो यहाँ पे mg है जो कि एक्ट कर रही है अपवर्ड, और ये हमारे पास रिजल्टेंट आ गई है, ठीक है। ये हमारे पास लास्ट एग्जाम्पल नंबर 4 है, इससे देख लेते हैं। A particle of mass 4 kg is placed on an inclined plane whose inclination with the horizontal is 60 degree. The plane is smooth. Find the contact force acting on the particle, ठीक है। आप देख सकते हैं हमारे पास एक मैस है जो कि 4 kg है, ठीक है, और इंक्लाइन प्लेन पर रखा गया है। सबसे पहले जो है
आपने ये प्लेन बनाना है इस तरह, ठीक है। ये प्लेन बनाने के बाद जो है यहाँ पे जो है मैथ 40 डिग्री 4 kg का है, ठीक है, जो कि 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो कॉन्टैक्ट फोर्स एक्ट कर रही है। तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स जो है ना ही ये पैरेलल है और ना ही ये परपेंडिकुलर है इंक्लाइन प्लेन के, ऐसा ही है ना, क्योंकि जस्ट अभी हमने ये वाली इसको रिजॉल्व करने के लिए हम जो है ये वाला एंगल बनाएंगे, डाउनवर्ड कर देंगे इसको, जो कि 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अब 90 डिग्री का तो ये एंगल होता है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 30 डिग्री हो गया, और ये जो हमने पीछे जो है ये वाली फोर्स को रिजॉल्व किया है, ये हमारे पास 60 डिग्री बच जाती है, क्योंकि 60 + 30 90 हो गया ना, तो इस वजह से। और यहाँ पे हमारे पास 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, और यहाँ से जो है ये एंगल हाफ कट हो गया, इसलिए यहाँ पे पीछे 60 का हाफ जो है वो 30 रह गया है, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि 90 डिग्री था इसलिए ये 60 डिग्री यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे हम ये एंगल जो है अगर इसका हम फंक्शन में देखें तो mg cos 60 डिग्री होगा, और ये अपोज किसकी कह रहे हैं, इसकी mg sin 60, और ये mg हमारे पास जो है वेट है मैस का, ठीक है, और ये हमारे पास इसके अपोज है, इसलिए यहाँ पे mg sin 60 डिग्री होगा। तो अब इसका वेट देख लेते हैं। हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्स इज इक्वल टू mg cos 60 डिग्री, इसका हमने फाइंड आउट करना है। मैस हमारे पास 4 है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन 10 है, cos 60 की वैल्यू जो है 1/2 होती है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। जब 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 40 आ जाएगा, और 2 पर डिवाइड करेंगे 20 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास मैस दिया जाए 4, ठीक है, और उस एंगल आपका 60 डिग्री का इंक्लाइन प्लेन पे बढ़ रहा हो, तो हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्स 20 न्यूटन होती है। तो ये एज MCQs भी बन के आ सकते हैं, और आपने जो है ये अच्छे से समझना है कि ये किस तरह एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल था, इस वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 डिग्री और ये 60 डिग्री, क्योंकि ये डिवाइड एंगल हो गया है, और ये वाला 60 डिग्री हमें एंगल बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। आज का लेक्चर यहाँ पे होता है एंड। उम्मीद है समझ आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 10 में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।